हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं था और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम वो ब्लर है, तो इसलिए मैं आपको फिर से वो लेक्चर डिटेल में करवाऊँगी। और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पॉलिटी का एज सच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे ही फाइनेंस में कुछ नहीं गिवन है, या आप बोल सकते हो कि सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ नहीं गिवन है, बस जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड 3 टॉपिक हैं, जिनमें से एक जो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, और वो टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे पहले देख लेते हैं कि ये जो एक्ट है ये 34th नंबर का एक्ट था 2019 का। इसका क्या मतलब हुआ कि 2019 में जितने भी एक्ट पास हुए हैं उनमें ये 34th नंबर पे था। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑर्डर में, और रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हो गया, द एक्शन ऑफ चेंजिंग द वे इन विच समथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड। इसका क्या मतलब कि किसी एक्शन के दौरान जो चीज़ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है उसको हम क्या कर दें, उसको हम चेंज कर दें, तो इसका क्या मतलब होता है, रीऑर्गेनाइजेशन या रीऑर्गेनाइज। और इस एक्ट के तहत हमने क्या रीऑर्गेनाइज किया, हमने रीऑर्गेनाइज किया द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को क्या रीऑर्गेनाइज किया, इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हमने क्या किया, द स्टेट जो हमारी पहले स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर को, उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो एक्ट है, तो अब देख लेते हैं ये एक्ट क्या लेके आया था। ये एक्ट, द एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज एक्ट ऑफ Parliament of India to reorganize state of Jammu and Kashmir into Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature and UT of Ladakh without legislature। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकल के आ जाता है कि ये जो एक्ट था ये पार्लियामेंट क्यों लेके आया था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इस तरह का कोई एक्ट लेके आ सकता है, तो वो पावर कहीं तो गिवन होगी। तो अब हम देखते हैं वो कहाँ गिवन है, वो गिवन है आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। वो ये बोलता है कि Parliament of India has power to form a new state from existing states, increase, diminish, alter the boundaries and names of existing states, but with prior recommendation of President of India। देखो, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म एक तो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स। एग्जिस्टिंग स्टेट्स का क्या मतलब है कि वो स्टेट्स जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, उनको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उनको उनका जो बाउंड्रीज़ है या उनका नेम है उसको चेंज कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। मतलब वो चाहे, आप एक चीज़ बोल सकते हो कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनके पास पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मतलब कि वो पॉलिटिकली अपने लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती। वो कौन डिसाइड कर सकता है, वो हमारे इंडिया का पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। और ये पावर किसके आर्टिकल के तहत गिवन है, वो गिवन है आर्टिकल 3 के तहत। इस आर्टिकल में एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो नीचे गिवन है वो है बट विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इस आर्टिकल को लाने से पहले हमारे जो पार्लियामेंट है उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के तहत एक एक्ट आया, वो क्या था, वो था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया। वो कौन सा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जिसके तहत हमारी जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की वो बनी यूटी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया वो आया आर्टिकल 370। ठीक है, अब इस जो ये जो ऑर्डर था इसके 2 इफेक्ट थे। क्या क्या इफेक्ट थे, पहली चीज़ तो ये कि इस आर्टिकल ने इस ऑर्डर ने क्या किया, हमारा जो ऑलरेडी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जो 1954 में आया था उसको क्या किया, सुपरसीड कर दिया। सुपरसीड का मतलब उसको हटा के खुद उसकी प्लेस पे आ गया। अब इसको क्यों हटाना पड़ा, इसको हटाना इसलिए पड़ा क्योंकि इस ऑर्डर में एक प्रोविज़न था। उस प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ था कि जो यूनियन है, ठीक है, वो आर्टिकल
3 के तहत हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कोई चीज़ नहीं ला सकती, ना ही वो उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, ठीक है, ना ही वो उसका नाम चेंज कर सकती है, और मतलब कोई चेंज नहीं आएगा जम्मू एंड कश्मीर में। यूनियन आर्टिकल 3 के तहत कोई चेंज नहीं ला सकती, ठीक है। और इस जो ऑर्डर है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 को सुपरसीड करके जो प्रेसिडेंट ऑर्डर लाए हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 370 के तहत वो लेके आए थे, उससे क्या हुआ, इस ऑर्डर के जो भी प्रोविजन है वो क्या हो गए, हट गए, और जो हमारी पार्लियामेंट है उसको रास्ता मिल गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाने का, ठीक है। ये तो पहला इफेक्ट था इसका। और दूसरा इफेक्ट ये था कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें जो स्पेशल स्टेटस मिला था, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था अंडर आर्टिकल 370, उसको क्या कर दिया, उसको रिवोक कर दिया। रिवोक मतलब उसको ख़त्म कर दिया। और इसी ऑर्डर के तहत उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी प्रोविजंस हैं वो क्या होंगे, वो होंगे अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम स्टेट थे, ठीक है, तो अगर कोई भी एक्ट, कोई भी इंडियन प्रोविज़न, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई करना होता था तो पहले स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन ली जाती थी। लेकिन ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 2019 में, इसके तहत वो सब कुछ हटा के क्या कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न डायरेक्टली क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। और इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दौरान क्या हुआ, हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या लॉ लेके आया, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि आपको बिल और एक्ट में फ़र्क पता होना चाहिए। देखो, जब भी कोई बिल आता है ना, ठीक है, बिल क्या होता है, बिल होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ट। वो एक प्रपोजल होता है। बिल को आप बोल सकते हो, अगर आपको पूछे कि बिल क्या होता है, वो होता है प्रपोजल। प्रपोजल किस चीज़ का, एक्ट का, कि एक्ट को जो एक्ट है वो फर्स्ट टाइम जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है वो बिल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उस बिल को फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट से क्या किया जाता है, पास किया जाता है। वो फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है, वो राज्यसभा भी हो सकता है, वो लोकसभा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट हाउस से पास हो जाए फिर उसको सेकंड हाउस में लाया जाता है, ठीक है। अगर वो सेकंड हाउस से भी पास हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और अगर उसको प्रेसिडेंट की एसेंट या सिग्नेचर भी मिल जाए तो क्या होता है, बिल एक्ट बन जाता है। और यही प्रोसीजर पूरा फॉलो करके हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 एक्ट बन गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पहले वो कौन से हाउस में आया और किसने उसको इंट्रोड्यूस किया। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो पहले वो आया था राज्यसभा में, ठीक है। और उसको कौन लेके आया, उसको लेके आए थे हमारे होम मिनिस्टर, जो कौन है, अमित शाह, ठीक है। और वो कब लेके आए थे, वो लेके आए थे 5 अगस्त 2019 में। और कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे राज्यसभा में, तो वो थे 125 लोगों ने क्या बोला कि हमें मंजूर है, ठीक है। और 61 लोगों ने अपोज किया था इस बिल को कि हमें मंजूर नहीं है, कि हम जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं हटाना चाहते, ठीक है। और आपको पता ही है अगर किसी बिल को मंजूरी या मेजॉरिटी मिलती है तो क्या होता है, वो बिल पास हो जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा को तो उसी दिन पास हो गया था। उसके अगले दिन 6 अगस्त 2019 को ये आया लोकसभा में, ठीक है। और सबसे कोइंसिडेंट की बात ये रही कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 370 लोगों ने ही मंजूरी भी दी, ठीक है। मतलब 370 लोगों ने बोला कि हमको मंजूर है और 70 लोगों ने क्या बोला कि हमको मंजूर नहीं है। अब हमने क्या बोला था कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए 2 हाउसेस से पास होना पड़ता है, वो तो ये हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या था कि इसको क्या चाहिए थी, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए थे। वो कब मिले थे, वो मिले थे 9 अगस्त 2019 को। ये तीनों डेट के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट डेट इस एक्ट से रिलेटेड जो थी वो क्या, कौन सी है, वो है 31 अक्टूबर 2019। क्यों, क्योंकि ये एक्ट पास तो हो गया 9 अगस्त 2019 को, लेकिन ये एक्ट केम इनटू फोर्स, मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लागू कब हुआ, वो हुआ 31 अक्टूबर 2019
19, ठीक है। और इस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वो है रामनाथ कोविंद। देखो अभी तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पास किया बिल वो कौन थे, वो थे रामनाथ कोविंद। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन कभी बनता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसने पास किया, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, ठीक है। और इसी एक्ट के तहत हमारे कितने पार्ट्स आए, हमारे 4 पार्ट्स आए, 5 शेड्यूल्स आए एंड 103 सेक्शंस आए। ये सब मैं आपको डिटेल में इलेबोरेट करवाऊंगी, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इस पूरे बिल का बैकग्राउंड, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है तो हमें उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई बेस तो रखा गया होगा जब कोई चीज़ शुरू होती है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, ठीक है। पहले तो हमको ये पता है कि हम जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कौन से आर्टिकल के तहत, वो था आर्टिकल 370, ठीक है। 370 के तहत हमको क्या मिला हुआ था कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी थी। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बिल यूं ही जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था, उसके लिए क्या करना पड़ता था, स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर वो परमिट करते थे तभी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन या उनका कोई एक्ट वो लागू होता था। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी कि हमारी ऑल इंडिया को जो आईपीसी है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। हमारा खुद का आरपीसी रणवीर पीनल कोड था, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल यही थी। और हमको खुद का फ्लैग रखने की परमिशन थी। हमारे मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के जो सिटीज़न थे इंडिया के, वो हमारे यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। मतलब और भी बहुत सारी ऑटोनॉमी हमको मिली हुई थी, किसके तहत, आर्टिकल 370 के तहत। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि हमको स्पेशल स्टेटस मिला था अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2014 में ही कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब बीजेपी, ठीक है, पावर में आई लोकसभा में। और हमारी जो लास्ट जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शंस हुई थी वो भी 2014 में ही हुई थी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शंस हुई थी 2014 में, उनमें कोलेशन गवर्नमेंट बनी थी। अब कोलेशन गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, कोलेशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट, अगर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में कोई भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं आती है तो 2-3 पार्टीज मिलके क्या करते हैं, 2-3 पार्टीज मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसको कौन सी गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट। और 2014 में जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी, ठीक है, इसलिए कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बीजेपी एंड पीडीपी की, ठीक है। और हमारे जो सीएम थे वो कौन बने थे, वो बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, ठीक है। अब 2016 में क्या हुआ, 2016 में जो हमारे मुफ्ती मोहम्मद जी थी उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती जी। अगर आपको क्वेश्चन आए कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी, वो भी महबूबा मुफ्ती ही थी। और अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हमारी स्टेट के, ठीक है, जो लास्ट सीएम थी वो कौन थे, वो भी महबूबा मुफ्ती ही थे, ठीक है। तो 2016 में महबूबा जी हमारी सीएम बन के आई क्योंकि उनके पापा की डेथ हो गई। 2018 में क्या हुआ, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो अब जो पीडीपी थी वो अपनी मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाई लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं प्रूव कर पाती है तो उसकी गवर्नमेंट गिर जाती है, ठीक है। तो 2018 में क्या हुआ, बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, हमारी पीडीपी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हमारा हमेशा क्या लगता है, गवर्नर रूल, ठीक है, और वही लग गया। अब गवर्नर रूल के बाद हमारे यहाँ पे क्या लगा, प्रेसिडेंट रूल, जो सिंस 20 जुलाई 2018 से ही शुरू हो गया था, ठीक है। अब इससे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद फर्स्ट टाइम हमारे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल
किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो क्या होता है? तो ये होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका जो रूल है उसके लगने से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो क्या होती हैं? वो सस्पेंड हो जाती हैं और प्रेसिडेंट के थ्रू जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली स्टेट्स पे रूल करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट रूल इज सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट रूल इन स्टेट। ये तो था हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की कहानी, ठीक है। अब मेन जो था वो था 2019 का बीजेपी का मैनिफेस्टो, ठीक है। अब मैनिफेस्टो क्या होता है? जब भी कोई पार्टी इलेक्शंस के लिए लड़ने जाती है तो वो अपना मैनिफेस्टो देती है। जैसे आप बड़ी बार सुनते हो ना, जब इलेक्शंस होती हैं तो कोई भी पार्टी बोलती है अगर आप हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम जीतेंगे तो हम वो कर देंगे, ठीक है। ये वो अपने मैनिफेस्टो में डालती हैं। और 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अगर हम 2019 की इलेक्शन जीत के आते हैं तो हम आर्टिकल 370 को रिवोक कर देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पहले बताया नहीं गया था, हमको ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन अगर आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा होता 2019 का तो आप ये क्लियर होता कि उन्होंने, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था 2019 में, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली बोला था कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल 370 को हटा देंगे, ठीक है। अब उन्होंने वैसा ही किया। हमारी जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, वो तो क्या हो गई थी? वो तो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाई, इसलिए ख़त्म हो गई थी। हमारी स्टेट में क्या लग गया था? प्रेसिडेंट रूल। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जो स्टेट होती है वो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के क्या होता है? अंडर चली जाती है, ठीक है। तो अब कोई स्टेट गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो इसलिए अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस निकाल सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर को बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ठीक है। और इस ऑर्डर के तहत उन्होंने क्या किया? हमारा आर्टिकल 370 को रिवोक किया। और मैंने आपको पहले भी बोला जो पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 का, उसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमको पता है कि जब 5 अगस्त से पहले ये सब शुरुआत होना शुरू हो चुकी थी, हमारा इंटरनेट बंद हो गया था, हम देख रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे ट्रूप्स आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो लॉकडाउन लगता है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लगा था उस टाइम पे, वो किसके तहत लगता है? तो वो लगता है सेक्शन 144 ऑफ CRPC। यहाँ पे CRPC की फुल फॉर्म क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, ठीक है। इस प्रोविजन के तहत क्या होता है? ये प्रोविजन इम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कि वो किसी भी स्टेट पे या किसी भी टेरिटरी में ये ऑर्डर इशू कर सके कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग असेंबल नहीं हो सकते हैं किसी भी प्लेस में, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉकडाउन जो हमारे जम्मू कश्मीर में लगाया गया था वो कौन सी सेक्शन के तहत लगाया गया था, या इन जर्नल लॉकडाउन कौन सी सेक्शन के तहत लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है सेक्शन 144 ऑफ CRPC, ठीक है। अब उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमको पता है कि 5 अगस्त को, हमें ये याद रहे ना रहे लॉकडाउन कब हुआ था, बिल कब पास हुआ था, हमको ये ज़रूर याद था कि हमारा नेट बंद हो गया था, ठीक है। तो अब नेट बंद किस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जो नेट बंद हो, वो है सेक्शन 64A ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। इस आर्टिकल और इस सेक्शंस के तहत हमारा क्या होता है? इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेट कौन से सेक्शन या कौन से आर्टिकल के तहत बंद होता है या कौन से एक्ट के तहत बंद होता है, तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने बताया कि इस एक्ट के तहत कितने हमारे पार्ट आए थे, तो आए थे 14 पार्ट, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो पार्ट पूछ लें, लेकिन हमने देखा क्लास 4th का पेपर देखा ना हमने, उसका लेवल
क्लास फोर्थ का जो हमने पेपर देखा वो बिल्कुल भी इजी नहीं था, इसलिए हम कोई भी चीज़ अगर हमको लगती है कि चीज़ इंपॉर्टेंट है हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप पूरा रटो नहीं, क्योंकि चीज़ें माइंड की भी कैपेसिटी होती है, एक पॉइंट के बाद नहीं रटी जाती है, लेकिन एक नज़र ज़रूर घुमा लेना कि अगर इन केस पेपर आए तो ये ना हो कि आपने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, आपको कोई आइडिया ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब आ जाते हैं अपने टेक्स्ट के तहत। क्यों, तो मैंने क्या बोला कि हमारे जो ये एक्ट आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, इसके तहत कितने पार्ट आए थे। आपको ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कितने पार्ट हैं इस एक्ट के, तो कितने हैं 14, ठीक है। तो पार्ट 1 है, मैं एक बार आपको घुमा देती हूँ कि जो पार्ट 1 है वो क्या है, प्रीलिमिनरी, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि जो एक्ट है, टाइटल है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 जो है, ठीक है, इसके तहत रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, कि मतलब हमारी जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की वो रीऑर्गेनाइज हुई है, ठीक है। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के साथ एक दूसरी यूटी भी बनी है, वो कौन सी है, यूटी ऑफ लद्दाख, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5, देखो डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। कभी भी कोई स्टेट, ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसीज की क्या होती है, बाउंड्रीज चेंज होती हैं, ठीक है। ये जब मैं आपको पूरा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी सेकंड पार्ट में, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली कोई 2-3 दिन पहले ही हमारी डीलिमिटेशन के लिए कमीशन भी बैठी है, तो हमको उसका हेड भी पता होना चाहिए, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कौन से एक्ट के तहत बनती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सीट्स दी गई हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट बोलते हैं रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 जो है वो क्या है, मिसलिनियस एंड ट्रांसेशनल प्रोविजंस। पार्ट 8 क्या है, वो है हाई कोर्ट। हमको पता है कि हमारा जो हाई कोर्ट है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हाई कोर्ट था, वो अब दोनों यूटीज क्या करती हैं, शेयर करती हैं। उसके बाद अगला पार्ट जो है वो है पार्ट 9। इसके तहत कौन आते हैं, ये आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद पार्ट जो 10 है वो क्या है, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज। मतलब अब जो हम 2 यूटीज में डिवाइड हुए हैं, तो हम कैसे अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे, वो इस पार्ट के तहत आता है। उसके बाद पार्ट 11 जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब हम स्टेट थे, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थे, हमारे कुछ एसेट्स भी थे, हमारी कुछ लाइबिलिटीज भी थी, हम उसको कैसे बांटेंगे दोनों यूटीज के तहत, वो आता है आर्टिकल 11 में। उसके बाद आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो पार्ट 12 की अगर बात करें तो क्या है, प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉरपोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स। अगर हमारी स्टेट की कोई कॉरपोरेशंस हैं या और कोई मैटर्स हैं, वो कहाँ आएंगे, इस प्रोविजन के तहत। अगर पार्ट 13 की बात करें तो वो किससे रिलेटेड है, हमारी सर्विसेज, जैसे KS, IAS, IPS, इनसे तहत, ठीक है। उसके बाद पार्ट 14 की अगर बात करें तो लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे आप एक बार प्लीज़ इनको देख लीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है या आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्केड्यूल्स की। मैंने आपको पहले भी बताया 14 पार्ट थे और कितने स्केड्यूल थे, 5 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। अगर फर्स्ट स्केड्यूल की बात करें तो वो था, फर्स्ट स्केड्यूल इज रिलेटेड टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स का दूसरा जो नाम है वो क्या है, राज्यसभा। तो मतलब राज्यसभा में हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसके जो मेंबर हैं, ठीक है, उनकी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, ये किस में है, हमारे फर्स्ट स्केड्यूल में। उसके बाद सेकंड स्केड्यूल की अगर बात करें तो क्या है, अमेंडमेंट्स टू डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1976। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी डीलिमिटेशन होती है किसी स्टेट की, यूटी की, ठीक है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं उनमें तब्दीली आती है, ठीक है। तो फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि ये मैं आपको बाद में पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगी, क्योंकि ऐसे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अब बात करें अगर थर्ड स्केड्यूल की, ठीक है, तो वो क्या है, वो रिलेटेड टू है अमेंडमेंट्स टू डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 1995, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्केड्यूल की अगर बात करें तो वो है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशंस। अभी ओथ्स क्या होती हैं, शपथ,
ठीक है, जो शपथ होता है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओथ्स और एफर्मेशंस। उसके बाद 5th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉज। ठीक है, कोई भी लॉ जो है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे आती है, 5th शेड्यूल में। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आए हैं, सेक्शंस। ठीक है, कि कौन से सेक्शन के तहत क्या प्रोविजन है, कौन से सेक्शन के तहत क्या प्रोविजन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्शंस। ठीक है, और सेक्शंस में भी मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस निकाली हैं, ठीक है, जिनसे आपके क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली बन सकते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपके लिए लिख दी हैं, इसलिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सब पढ़ सकते हो और आपको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी मैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 के तहत क्या है, टाइटल ऑफ द एक्ट एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो टाइटल है, उसका जो नाम है, वो कौन सी सेक्शन में दिया गया है, तो वो दिया गया है सेक्शन 1 में। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 की अगर बात करें तो provisions related to formation of UT of Ladakh without legislative assembly and territorial areas comprises of 2 districts ले एंड करगिल। ठीक है, हमको पता है कि जब हम स्टेट थे उस टाइम पे हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, उस टाइम पे हुआ करती थी 22। ठीक है, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ले एंड करगिल वो किसको दे दी गई हैं, वो दी हैं यूटी ऑफ लद्दाख को। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि जो यूटी ऑफ लद्दाख है वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या मतलब है कि उनकी अपनी पर्सनल लेजिस्लेचर नहीं होगी। ठीक है, और वो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होंगी, मतलब वो डायरेक्टली सेंटर या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। ठीक है, तो याद रखना, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन सी, ले एंड करगिल। उसके बाद उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अगर हम सेक्शन 4 की बात करें तो ये रिलेटेड है प्रोविजंस फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इंक्लूड्स टेरिटोरियल एरिया एक्सेप्ट ले एंड करगिल डिस्ट्रिक्ट। अब उन्हें क्या बोला कि ले और करगिल को छोड़ के बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स बची हैं वो कहाँ आएंगी, वो आएंगी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारी पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी, वो थी 22। ठीक है, जिसमें से हट के 2 तो चली गई लद्दाख के पास, तो बाकी कितनी बची, वो बची 20। तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है 20। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 की अगर बात करें तो हमारी जो लोकसभा में जो सीट्स हैं, ठीक है, वो 6 सीट्स थी जब हम जम्मू एंड कश्मीर क्या थे, स्टेट थे। ठीक है, तो अब 5 सीट जो हैं, 6 सीट्स में 5 सीट जो हैं वो मिल गई हैं यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और एक जो सीट बाकी रिमेनिंग है वो किसको मिली, वो गई यूटी ऑफ लद्दाख को। तो मतलब उन्हें 5:1 में इन्होंने क्या किया, उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लोकसभा का जो दूसरा नाम क्या है, वो है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। लोकसभा में जो सीट्स एलोकेट होती हैं वो मैं आपको बता दूं, वो पॉपुलेशन के हिसाब से एलोकेट होती हैं। किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के उस स्टेट की पॉपुलेशन को ध्यान में रख के हम लोकसभा में सीट्स को क्या करते हैं, एलोकेट करें। मैंने क्या बताया आपको कि लोकसभा की जो सीट्स मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो लोकसभा की सीट्स हैं वो किसको ध्यान में रख के होती हैं, वो होती हैं पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को ध्यान में रख के। ठीक है, तो आगे सेक्शन 13 की बात करें तो ये बोलता है दिस makes Article 239A applicable in UT of Jammu and Kashmir and Article initially asserted in the Constitution for UT of Puducherry। अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब था कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है वो कौन से आर्टिकल के तहत आई है, वो आई है आर्टिकल 239A। ठीक है, आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और आर्टिकल 239A जो था ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस यूटी के लिए ऐड किया गया था, वो किया गया था पुडुचेरी के लिए। अब इससे भी आपको डायरेक्टली 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, वो है आर्टिकल 239। अगर हम सेक्शन 14(3) की बात करें, ठीक है, 14 सब सेक्शन 3 की, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, स्टेट्स दैट असेंबली लेजिस्लेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल हैव 107 सीट्स इन टोटल वेयर बाय इलेक्शंस विल बी डायरेक्ट इलेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ
कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, उसकी कितनी सीट्स होंगी, उसकी होंगी 107 सीट्स टोटल, ठीक है। और इलेक्शन कौन सी इलेक्शन होगी, डायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 14 सबसेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो इसके तहत उन्हें क्या बोला है कि 107 सीट्स में से 24 सीट्स जो हैं वो हम वैकेंट रखेंगे, मतलब खाली रखेंगे फॉर किसके लिए, फॉर पीओके पीपल के लिए। देखो हमारा जम्मू एंड कश्मीर आज भी, इन शॉर्ट अगर बोलो, हमारा जो इंडिया है वो आज भी पीओके, जिसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, को हमारा ही हिस्सा मानता है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वैकेंट रखते हैं पीओके के लिए, ठीक है। और इन सीट्स पे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के एमएलएज होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ये क्या होती हैं, इन शॉर्ट वैकेंट होती हैं, बिल्कुल खाली होती हैं, इनमें इलेक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 की बात करें तो ये क्या बोलता है, ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टू SC एंड ST। उसके अगर हम सेक्शन 14 सबसेक्शन 11 की बात करें तो ये क्या करता है, आर्टिकल 324, आर्टिकल 327 एंड आर्टिकल 329 को एप्लीकेबल करता है हमारी किसमें, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे कि बाकी जो स्टेट्स असेंबलीज में ये लागू होते हैं। अगर आप बात करो आर्टिकल 324 की तो ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है। अगर हम आगे बात करें सेक्शन 32 की तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पावर टू लेजिस्लेट लॉज रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट एंड ऑन मैटर्स मेंशन्ड इन कंकरेंट लिस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पे ही लॉ बना सकती है। अब मैं आपको बताऊं स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का क्या मतलब है। देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल 7 में क्या गिवन है, गिवन है 3 लिस्ट, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में लॉ तो दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन इन केस अगर स्टेट लिस्ट भी सेम मैटर पे लॉ बनाता है और यूनियन लिस्ट भी सेम मैटर पे लॉ बनाता है तो क्या होगा, तो जो यूनियन लिस्ट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा। इसका क्या मतलब हो कि स्टेट लिस्ट का लॉ क्या होगा, वो रिजेक्टेड हो जाएगा और यूनियन लिस्ट का लॉ प्रिवेल करेगा। अगर हम सेक्शन 47 की बात करें इसके बाद तो ये क्या बोलता है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। हम उसको बोल सकते हैं जो यूनियन में यूज़ होती है, या हमारी जो हिंदी है उसको क्या एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, और या और कोई लैंग्वेज जो ऑलरेडी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला उन्होंने कि जो बिजनेस होंगे, ठीक है, उसकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस में होंगी, या तो ऑफिशियल लैंग्वेज में होंगी, या हिंदी में होंगी, या फिर इंग्लिश में होगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 48 की अगर बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो बिल्स होंगे, एक्ट्स होंगे, ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये क्या होने चाहिए, इंग्लिश में ही होने चाहिए अनटिल पार्लियामेंट अदरवाइज प्रोवाइड। इसका क्या मतलब है कि जब तक पार्लियामेंट कोई स्पेशल ऑर्डर या स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाता है तब तक इंग्लिश में ही हमारी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें सेक्शन 56, देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्यों, सेक्शन 53, ठीक है, सॉरी गलती, सेक्शन 53 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कितने होने चाहिए, वो सिर्फ 10% होने चाहिए हमारे जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे इन लेजिस्लेटिव असेंबली में। सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में
कितने मेंबर हैं, 100 मेंबर है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो उसका जो 10% होगा, ठीक है, वो कितना हुआ 10, तो 10% जो होगा, जो हमारा 10 हुआ, सिर्फ 10 ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना भी क्या होंगे टोटल मेंबर होंगे, उसके सिर्फ 10% हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 53, और जिससे आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि हमारे कितने परसेंट जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, वो कितने बन सकते हैं, 10%। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो है सेक्शन 57। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत क्या बोला गया है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्या कर दिया है, उसको एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये भी बोला गया है कि अगर जब हम स्टेट थे तो हमारी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें अगर कोई भी बिल पेंडिंग पड़े हैं तो उनको क्या कर दिया, उनको लैप्स कर दिया है, मतलब उसको ख़त्म कर दिया है। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो है सेक्शन 60। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, या आप बोल सकते हो सेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने क्या बोला है कि मैंने आपको ऊपर बताया, क्या बताया कि हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं उनकी सीट्स कितनी बोली हैं, 107 बोली हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रोविजन के तहत या इस सेक्शन के तहत उन्होंने क्या किया है, 107 को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 114। लेकिन ये कब होंगी, ये होंगी डिलिमिटेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर सेक्शन 75 की बात करें तो इसके तहत उन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो लद्दाख यूटी है और हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, सिंगल हाई कोर्ट होगा, ठीक है। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो हाई कोर्ट था वही ये दोनों यूटीज़ क्या करेंगी, शेयर करेंगी आपस में। उसके बाद सेक्शन 95 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या गिवन है कि ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ, मतलब हमारे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जितने भी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारे सेक्शन 95 के तहत गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है उन्होंने कि 106 सेंट्रल लॉज लागू होंगे, ठीक है, 7 स्टेट लॉज विद अमेंडमेंट लागू होंगे, 153 स्टेट लॉज को क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, और 11 गवर्नमेंट एक्ट को रिपील कर दिया गया है। और हमारे जो 106 ऑलरेडी स्टेट लॉ थे उनको क्या रखा है, रिमेन इन फोर्स, कि वो क्या करेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा, वो अब क्या होंगे, लागू होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 102 की बात करें तो उसमें क्या लिखा गया है कि द स्टेट्स, सेक्शन 102 स्टेट्स दैट एक्ट हैज़ ओवरराइडिंग अफेक्ट ओवर एनी अदर लॉ। इसमें इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये एक्ट उन्होंने निकाला है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास ओवरराइडिंग पावर है। अगर कोई भी और लॉ जो है वो आता है या लागू ऑलरेडी था, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये करेगा, ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ डिटेल में समझ आया है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी या एश्योर करना चाहूँगी कि इतना कॉम्प्रीहेंसली, ठीक है, इतना कॉम्प्रीहेंसली ये एक्ट जो है किसी ने भी डिटेल में नहीं डिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि ये मैंने गैजेट ऑफ इंडिया से ही निकाल के सब कुछ आपको पर्सनली नोट्स बना के डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसके बाद मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन बनेगा, और इसका ये सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमारे लास्ट CM कौन थे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कौन थे, महबूबा मुफ्ती जी, ठीक है। हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उनको कौन अपॉइंट करता है, ये सब मैं क्या करूँगी, आपको पार्ट 2 में कराऊंगी, ठीक है। ये जो जितना स्टैटिक पोर्शन था ना इस एक्ट से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारा डिटेल में करवाया। अब मैं आपसे बस एक ही काम चाहती हूँ, आप पूरी मेहनत हम करेंगे, आपको बस क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। वैसे तो हाँ, एक और चीज़ कि हमने ये पूरी PDF, ठीक है, ये नोट्स की PDF अपने टेलीग्राम हैंडल पे डाल दी है, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो अपने नोट्स खुद बना सकते हो या इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, ये आपको क्या होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, और इसको बार बार रिवीजन, बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए वो UPSC लेवल से हो या क्लास 4th के लेवल तक हो, रिवीजन इज़ द की, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, और अगर किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।